तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा अगर तुम आज रात मेरे कमरे के बाहर से हटे तो सुबह मेरी लाश नहीं, मेरी बदनामी मिलेगी। जयपुर के सबसे आलीशान होटल राजमहल पैलेस में उस रात सोने की रोशनी, महंगी खुशबू और झूठी मुस्कानों की चमक फैली हुई थी। शहर के बड़े उद्योगपति, नेता, फिल्मी चेहरे और मीडिया वाले उसी होटल में जमा थे। वजह थी रायचंद होटल्स की 25वीं वर्षगांठ और उस आती साम्राज्य की मालकिन थी करोड़पति विधवा देविका रायचंद। देविका रायचंद बाहर से पत्थर जैसी मजबूत दिखती थी। सफेद रेशमी साड़ी, हीरे का हार, सीधी गर्दन और ठंडी आंखें। लेकिन उसके भीतर 8 साल से एक खाली कमरा बंद था, जिसमें उसके पति आर्यन रायचंद की आखिरी चीख गूंजती रहती थी। सब कहते थे आर्यन की मौत होटल में लगी आग से हुई थी, मगर देविका के दिल ने कभी उस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। उसी होटल के बैंक्वेट हॉल में उस रात एक वेटर सफेद शर्ट और काली जैकेट पहने खामोशी से मेहमानों को पानी परोस रहा था। उसका नाम था आरव शेखावत। वह गरीब था, किराए के छोटे कमरे में अपनी बूढ़ी मां और छोटी बहन के साथ रहता था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह हर झूठ को दूर से पहचान लेता हो। आरव बाकी वेटरों जैसा नहीं था। वह हर टेबल पर झुककर सेवा करता, मगर किसी के सामने अपनी इज्जत नहीं गिराता था। कुछ अमीर मेहमान उसे नाम से नहीं, इशारे से बुलाते थे। कोई उसे लड़का कहता, कोई नौकर, लेकिन वह हमेशा धीमे से कहता, जी सर, और अगले ही पल चुपचाप अपनी ट्रे उठा लेता। रात करीब 10:30 बजे देविका ने पहली बार उस वेटर को ध्यान से देखा। एक मंत्री की पत्नी का हीरे का ब्रेसलेट फर्श पर गिर गया था। उसे कोई भी जेब में डाल सकता था क्योंकि हॉल में भीड़ थी, लेकिन आरव ने उसे उठाया, सीधे होटल मैनेजर को दिया और कहा, यह किसी मेहमान की अमानत है, मेरी जरूरत नहीं। देविका के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हैरानी आई। जिस दुनिया में वह रहती थी, वहां लोग करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्ते बेच देते थे, और यहां एक गरीब वेटर हीरे का ब्रेसलेट लौटाकर आगे बढ़ गया था। उसी पल देविका को लगा कि शायद इस रात उसे किसी ताकतवर आदमी की नहीं, एक ईमानदार आदमी की जरूरत पड़ेगी। देविका को नहीं पता था कि हॉल के दूसरे कोने में खड़ा उसका देवर महेंद्र रायचंद उसे ही देख रहा था। महेंद्र वही आदमी था जो आर्यन की मौत के बाद कारोबार संभालने के नाम पर देविका के करीब आया था। वह हमेशा कहता था, भाभी आप अकेली हैं, मैं हूं ना, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे 8 साल पुरानी राख छिपी हुई थी। महेंद्र को डर था कि देविका उस रात बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला करने वाली है। वह रायचंद होटल्स की पुरानी फाइलें फिर से खुलवाने वाली थी, खासकर कमरे नंबर 707 की फाइल, जहां 8 साल पहले आग लगी थी। वही कमरा, वही रात, वही मौत जिसने रायचंद्र परिवार की तकदीर बदल दी थी। रात के खाने से पहले महेंद्र ने देविका को एक गिलास जूस दिया और मुस्कुराकर कहा, भाभी आज आपकी जीत की रात है, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर साइन कर देंगे। देविका ने गिलास होठों से लगाया, पर स्वाद अजीब था। कुछ मिनट बाद उसकी नजर धुंधली होने लगी और कानों में आवाजें दूर से आती महसूस हुईं। देविका समझ गई कि कुछ गलत है। वह भीड़ के बीच खड़ी थी, पर उसके पैर कमजोर पड़ रहे थे। उसने अपने पर्स से फोन निकालना चाहा, मगर फोन बंद था। महेंद्र दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसी समय उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो खाली गिलासों की ट्रे लेकर दरवाजे की ओर जा रहा था। देविका लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंची। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। आसपास खड़े लोग चौंक गए। देविका की आवाज कांप रही थी, पर शब्द तलवार जैसे थे। उसने कहा, मेरे साथ चलो, 1 लाख दूंगी। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोगों के चेहरे पर गंदी मुस्कान आ गई, कुछ मोबाइल उठाने लगे। आरव जैसे पत्थर हो गया। उसके चेहरे पर अपमान की आग जल उठी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैडम मैं गरीब हूं, बिकाऊ नहीं। यह सुनकर देविका की आंखों में दर्द उतर आया। वह कहना चाहती थी कि बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, पर उसकी जुबान भारी हो रही थी। तभी महेंद्र पास आया और बनावटी चिंता से बोला, भाभी
यह क्या कर रही हैं? आप पूरे शहर के सामने एक वेटर को अपने कमरे में बुला रही हैं। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े लोग सुन सकें। देविका ने उसे घूरा, मगर वह हंस पड़ा। आपको आराम चाहिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूं। देविका पीछे हट गई। उसने कांपते हाथ से आरव की बाजू पकड़ी और धीमे से कहा, अगर इज्जत बचानी है तो मत आना, अगर जान बचानी है तो आ जाना। यह सुनते ही आरव की आंखें बदल गईं। उसे पहली बार लगा कि यह अमीर महिला कोई खेल नहीं खेल रही, वह सच में डर रही है। होटल के गलियारों में कैमरे चमक रहे थे। महेंद्र ने पहले ही 2 फोटोग्राफर बुलवा लिए थे, जो मेहमानों का कवरेज करने के बहाने देविका और आरव की तस्वीरें लेने लगे। अगले दिन का स्कैंडल तैयार था। करोड़पति विधवा रात का वेटर और 1 लाख रुपए। महेंद्र जानता था कि कभी कभी हत्या से ज्यादा असरदार हथियार बदनामी होती है। आरव ने ट्रे एक साथी को पकड़ा दी और देविका से कहा, मैं आपके कमरे तक चलूंगा, लेकिन दरवाजा खुला रहेगा। मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। देविका ने उसे देखा। उसे पहली बार लगा कि किसी गरीब आदमी की आवाज में वह भरोसा है जो करोड़पतियों की बैठकों में कभी नहीं मिला। कमरा नंबर 907 होटल की सबसे महंगी स्वीट थी। खिड़की से जयपुर की रात सोने की तरह चमक रही थी, मगर कमरे के भीतर हवा भारी थी। देविका ने अंदर आते ही पानी मांगा। आरव ने मिनरल वाटर की बोतल खोली, खुद पहले ढक्कन सूंघा, फिर गिलास में पानी डालकर उसे दिया। यह छोटी सी सावधानी देविका की नजर से बची नहीं। देविका सोफे पर बैठते ही बोली, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। अगर मैं सो गई तो वे मुझसे कागजों पर साइन करवा लेंगे। आरव ने पूछा, वे कौन? देविका ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा और फुसफुसाई, वही लोग जो 8 साल से मेरी जिंदगी का शोक मना रहे हैं और मेरी संपत्ति का इंतजार कर रहे हैं। आरव का चेहरा अचानक तन गया। उसने धीमे से पूछा, क्या यह बात कमरे 707 से जुड़ी है? देविका ने झटके से उसकी ओर देखा। तुम्हें उस कमरे के बारे में कैसे पता? आरव कुछ पल चुप रहा। बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। उसने लाइट धीमी की और देविका से कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी भी उसी आग में जली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। महेंद्र की आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलिए, डॉक्टर लेकर आया हूं। देविका उठने लगी, पर आरव ने उसे रोक दिया। उसने दरवाजे की छोटी स्क्रीन में देखा। बाहर डॉक्टर नहीं, होटल सिक्योरिटी के 2 आदमी खड़े थे। महेंद्र थोड़ा पीछे था, हाथ में एक फाइल लेकर। आरव ने धीमे से कहा, डॉक्टर की जेब में स्टेथोस्कोप नहीं, पेन ड्राइव क्यों है? देविका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गई कि यह रात सिर्फ उसकी इज्जत का मामला नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। उसने अंदर से दरवाजा चेन लॉक कर दिया। महेंद्र ने फिर आवाज लगाई, भाभी आप ठीक नहीं हैं, दरवाजा खोलिए, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। देविका ने पहली बार दृढ़ होकर कहा, आज तुम मजबूर नहीं बेनकाब होगे। महेंद्र बाहर से हंसा, एक वेटर तुम्हें मुझसे बचाएगा? उसका हर शब्द जहर से भरा था। आरव ने भीतर से जवाब दिया, वेटर हूं इसलिए हर टेबल की गंदगी देखता हूं। फर्क बस इतना है कि आज प्लेट नहीं, चेहरा साफ होगा। देविका ने हैरानी से उसे देखा। गरीब वेटर की आवाज में अचानक किसी पुराने हिसाब की ठंडक उतर आई थी। बाहर जाते कदमों की आवाज धीमी हुई, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद होटल के अंदरूनी फोन पर कॉल आया। देविका ने स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ महेंद्र था। उसने कहा, भाभी सुबह मीडिया पूछेगी कि रात एक वेटर के साथ क्या कर रही थी। आपका बोर्ड आप पर भरोसा नहीं करेगा, साइन कर दीजिए, बात यहीं रुक जाएगी। देविका का गला सूख गया। वह इस शहर की सबसे अमीर विधवाओं में थी, लेकिन एक झूठी तस्वीर उसके पूरे सम्मान को मिटा सकती थी। यही उसका डर था। पति की मौत के बाद उसने खुद को लोहे की दीवार बना लिया था, क्योंकि दुनिया विधवा महिला की कमजोरी खोजती है, ताकत नहीं। आरव ने फोन काटने से पहले धीरे से कहा, रिकॉर्डिंग चालू है सर। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। महेंद्र ने आवाज दबाकर गाली दी और कॉल कट गया। देविका ने आरव को देखा, तुमने रिकॉर्ड किया? आरव बोला, अमीर लोग अक्सर गरीबों को बेवकूफ समझते हैं, यही उनकी पहली गलती होती है।
देविका के चेहरे पर पहली बार हल्की राहत आई, लेकिन उसकी आंखें अब भी भारी थीं। दवा असर कर रही थी। वह सोफे से फिसलने लगी तो आरव ने तुरंत उसे संभाला, मगर दूरी बनाकर उसने कुशन लगाया, पानी दिया और टेबल पर रखे सारे खुले पेय पदार्थ हटाकर बाथरूम सिंक में डाल दिए। देविका ने कमजोर आवाज में कहा, तुम चाहो तो सच में 1 लाख ले सकते हो। आरव ने उसकी तरफ देखे, बिना कहा, मेरी मां ने भूखा सुलाया है मगर बेईमान नहीं बनाया। मैं पैसे जरूरत से लेता हूं, मजबूरी से नहीं। आज रात अगर आपको बचा पाया तो बस यही मेरी मजदूरी होगी। उस वाक्य ने देविका के भीतर कुछ तोड़ दिया। वर्षों बाद उसे लगा कि शायद गरीबी हमेशा छोटी नहीं होती और दौलत हमेशा बड़ी नहीं होती। बाहर रात गहरी हो रही थी, अंदर सन्नाटा बढ़ रहा था, पर इसी सन्नाटे में देविका ने आरव की आंखों में एक दबा हुआ तूफान देखा। देविका ने धीमे से पूछा, तुमने कहा तुम्हारी जिंदगी भी कमरे 707 में जली थी, सच क्या है आरव? कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा, फिर बोला, उस आग में आपके पति मरे थे और मेरे पिता चोर कहलाए थे। सबने कहा मेरे पिता ने शराब पीकर सुरक्षा बंद कर दी थी, लेकिन मेरे पिता शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। देविका के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। उसे याद आया कि आग के बाद एक सुरक्षा गार्ड पर लापरवाही का आरोप लगा था। नाम शायद भवानी सिंह था। वह आदमी बाद में गायब हो गया था। केस बंद हो गया था। बीमा का पैसा आया, होटल फिर बन गया, मगर किसी ने उस गरीब गार्ड के परिवार को नहीं पूछा। आरव ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। उस पर जंग लगा था मगर नंबर साफ था, 707। उसने कहा, यह मेरे पिता की आखिरी चीज है। उन्होंने मेरी मां को दी थी और कहा था असली आग कमरे में नहीं, फाइलों में लगी है। मैं तब 16 साल का था, समझ नहीं पाया। देविका ने कांपती आवाज में कहा, तुम इतने साल से यहां इसी वजह से काम कर रहे हो? आरव ने सिर झुका लिया। 3 महीने पहले नौकरी मिली। मैं देखना चाहता था कि मेरे पिता झूठे थे या ये होटल झूठा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस सच की तलाश मैं कर रहा हूं वह आपकी जान से जुड़ जाएगा। रात के करीब 1 बजे स्वीट की बिजली अचानक चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। सिर्फ खिड़की से शहर की रोशनी आ रही थी। देविका ने डरकर आरव का नाम पुकारा। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे का डिजिटल लॉक रीसेट हो रहा था। कोई बाहर से सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। बेडरूम में जाइए, आरव ने कहा। नहीं, देविका बोली, मैं भागकर नहीं बचूंगी। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर अब उसमें पुराने शोक की जगह गुस्सा था। आरव ने जल्दी से सोफा दरवाजे के सामने सरकाया। उसी पल लॉक ने बीप किया और दरवाजा आधा खुला। बाहर से काला दस्ताना पहना हाथ अंदर आया। आरव ने पास रखी पीतल की सजावटी मूर्ति से दरवाजा जोर से धक्का दिया। बाहर खड़ा आदमी का रहा। देविका ने तुरंत टेबल से भारी फूलदान उठाकर दरवाजे की ओर फेंका। कांच टूटने की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी। अंदर घुसने की कोशिश नाकाम हुई, पर संदेश साफ था। महेंद्र अब सिर्फ बदनामी नहीं चाहता था। आरव ने होटल की सर्विस लाइन से अपने दोस्त नितिन को फोन किया, जो किचन में काम करता था। उसने कहा, अगर 10 मिनट में मेरा फोन बंद मिले तो नीचे वाले पुराने लॉकर में रखी फाइल पुलिस को देना। नितिन घबरा गया। भाई, तू किस मुसीबत में है? आरव ने जवाब दिया, वही मुसीबत जिसमें मेरे पिता फंसे थे। देविका ने यह सुन लिया। उसने पूछा, तुम्हारे पास फाइल है? आरव ने सिर हिलाया। पूरी नहीं, बस कुछ बिल, कुछ झूठे साइन और एक फोटो जिसमें महेंद्र साहब आग वाली रात 707 के बाहर दिख रहे हैं। लेकिन अदालत में यह काफी नहीं। असली सबूत शायद उसी कमरे में है जहां आग लगी थी। देविका ने धीरे से कहा, कमरा 707 आज भी बंद है। मैंने उसे खोलने की इजाजत कभी नहीं दी। आरव ने उसकी ओर देखा, और इसी वजह से शायद सच अभी तक जिंदा है। देविका ने अपनी चूड़ी उतारी, मेज पर रखी और बोली, तो चलो, आज रात कमरे 707 का दरवाजा खुलेगा। आरव चौंक गया। आप इस हालत में नहीं चल सकती। देविका ने उसके शब्द काट दिए। 8 साल से मैं मरकर जी रही हूं। अगर सच उस कमरे में है तो आज मेरा डर मरेगा या मैं। उसके चेहरे की पीली थकान के पीछे अचानक वही स्त्री उभर आई
जिसने अकेले करोड़ों का साम्राज्य संभाला था। दोनों सर्विस कॉरिडोर से निकले। देविका ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और दीवार के सहारे चलने लगी। आरव उसके आगे आगे था, हाथ में मोबाइल की टॉर्च। होटल की चमकदार लॉबी के पीछे ये गलियारे अलग दुनिया थे। यहां पसीने की गंध थी, बासी चाय थी और वे लोग थे जिनकी मेहनत पर अमीर मेहमानों की शान टिकी थी। रास्ते में एक सफाईकर्मी बूढ़ी महिला ने देविका को देखा और घबरा गई। मैडम, आप यहां? देविका ने पहली बार किसी कर्मचारी को नाम से पुकारा। शांति दीदी, हमें पुराने विंग तक जाना है। बूढ़ी महिला की आंखें फैल गईं। उसने आरव की ओर देखा और धीमे से कहा, बेटा, आज मत जाओ। वहां रात में सिर्फ यादें नहीं, आदमी भी घूमते हैं। आरव ने पूछा, कौन आदमी? शांति दीदी डरते हुए बोली, आग वाली रात के बाद कई बार महेंद्र साहब के लोग वहां गए हैं, पर सुबह कोई रजिस्टर एंट्री नहीं होती। मैं गरीब हूं इसलिए चुप रही, मगर तुम्हारे पिता भवानी सिंह बुरे आदमी नहीं थे। मैंने उन्हें खुद आग से पहले अलार्म बजाते देखा था। देविका जैसे ठिठक गई। 8 साल में पहली बार किसी ने उसके सामने खुलकर कहा कि आधिकारिक कहानी झूठ थी। शांति दीदी ने अपने ब्लाउज के भीतर छिपी छोटी सी पुरानी पर्ची निकाली। यह उस रात के सर्विस लॉग की कॉपी है। मुझे लगा कभी काम आएगी। अलार्म बंद नहीं था मैडम, किसी ने बाद में रिकॉर्ड बदला था। आरव की आंखें भर आईं। उसके पिता की पहली इज्जत उसी बूढ़ी सफाई कर्मयोद्धापी हाथों में बची हुई थी। देविका ने पर्ची ली और धीरे से कहा, दीदी, कल तक आप कर्मचारी थीं, आज आप गवाह हैं। डरिए मत, अब डर मेरी जिम्मेदारी है। कमरा 707 पुराने विंग के अंत में था। दरवाजा नया लगवाया गया था, मगर दीवारों पर अब भी हल्की काली छाया थी। देविका के कदम वहीं रुक गए। 8 साल पहले इसी दरवाजे के भीतर उसने अपने पति की जली हुई घड़ी देखी थी। उसी दिन से उसने रोना बंद कर दिया था। आरव ने पुरानी चाबी ताले में डाली। अजीब बात थी, चाबी घूम गई। दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुला। अंदर धूल बंद हवा और राख की धुंधली गंध थी। कमरे का आधा हिस्सा मरम्मत के बाद भी खाली पड़ा था। दीवार पर लगी लकड़ी की पैनलिंग में एक जगह हल्का उभार दिख रहा था। देविका ने धीरे से आर्यन का नाम लिया। उसे लगा जैसे कमरे की खामोशी उसके जवाब में कांपी हो। आरव ने पैनलिंग पर हाथ मारा। भीतर खोखली आवाज आई। उसने जेब से छोटा पेचकस निकाला। पैनल खुलते ही अंदर से एक लोहे का छोटा बॉक्स निकला, जिस पर धूल जमी थी और किनारे पर आर्यन रायचंद के इनिशियल्स खुदे थे। देविका ने बॉक्स को छूते ही सांस रोक ली। पासवर्ड लॉक था। उसने आर्यन की जन्मतिथि डाली, लॉक नहीं खुला। शादी की तारीख डाली, नहीं खुला। फिर अचानक उसे आर्यन की आखिरी बात याद आई। देवी, अगर कभी मुझे खो दो तो मुझे वहां ढूंढना जहां हम पहली बार हंसे थे। उसने कांपते हाथों से एक नंबर डाला, उनकी पहली मुलाकात की तारीख। बॉक्स खुल गया। अंदर एक पेन ड्राइव, कुछ कागज और एक छोटी सी चिट्ठी थी। देविका ने चिट्ठी खोली। उस पर आर्यन की लिखावट थी। देवी, अगर यह तुम्हारे हाथ में है तो समझना कि मैंने जिस आदमी को भाई कहा वह मेरा सौदा कर चुका है। महेंद्र होटल बेचकर जमीन का काला सौदा करना चाहता है। भवानी सिंह निर्दोष है। देविका की आंखों से 8 साल बाद ऐसा दर्द निकला जैसे किसी ने बंद बांध तोड़ दिया हो। वह वहीं फर्श पर बैठ गई। आरव ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके हाथ कांप गए। उसके पिता का नाम निर्दोष लिखा था। इतने वर्षों की गरीबी, अपमान और लोगों की थूकती नजरें उसी एक वाक्य में धोई जा सकती थीं। लेकिन तभी कमरे के बाहर तालियों की धीमी आवाज गूंजी। महेंद्र दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे 2 आदमी थे। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, खतरनाक शांति थी। उसने कहा, भाभी, आपने आखिर वह डिब्बा ढूंढ ही लिया। मुझे अंदाजा था कि आर्यन ने कुछ छिपाया है, पर यह नहीं पता था कि उसे खोलने की चाबी उसकी विधवा की यादें होंगी। देविका धीरे से उठी। उसकी आंखें लाल थीं। तुमने आर्यन को मारा? महेंद्र ने कंधे उचकाए। आर्यन ने खुद को मरवाया। कारोबार भावनाओं से नहीं चलता। वह जमीन बेचता तो हम दुबई में 3 होटल खड़े कर देते, मगर उसे मजदूरों की नौकरी, पुराने स्टाफ की पेंशन और तुम्हारे सपनों की चिंता थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा,
और मेरे पिता महेंद्र ने उसे तिरस्कार से देखा। एक गार्ड, एक साइन, एक झूठा मेडिकल रिपोर्ट। गरीब आदमी की इज्जत खरीदना आसान होता है, क्योंकि समाज पहले से मान चुका होता है कि वह दोषी है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। देविका ने उसका हाथ दबाया, जैसे कह रही हो अभी नहीं। महेंद्र ने पेन ड्राइव मांगते हुए कहा, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। सुबह खबर चलेगी कि विधवा मालकिन अपने वेटर के साथ पुराने कमरे में पकड़ी गई। फिर डरकर उसने होटल की छत से छलांग लगा दी। दुखद घटना। बोर्ड दुख जताएगा। संपत्ति मेरे पास आएगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि दीवारें भी कांपती लगीं। देविका ने पहली बार बिना डर के मुस्कुराया। तुम आज भी वही गलती कर रहे हो महेंद्र। तुम गरीबों को अनपढ़ समझते हो और औरतों को अकेली। महेंद्र ने भौहें चढ़ाईं। तभी आरव की जेब में रखा फोन हल्का सा चमका। कमरे में महेंद्र की पूरी बात लाइव रिकॉर्ड हो रही थी और नीचे किचन में नितिन उसे होटल यूनियन ग्रुप में भेज चुका था। महेंद्र को भनक लगते ही उसने फोन छीनने की कोशिश की। आरव ने उसे पीछे धक्का दिया। धक्का ज्यादा जोर का नहीं था, लेकिन महेंद्र की अहंकारी देह को पहली बार किसी वेटर के हाथ ने रोका था। उसके आदमी आगे बढ़े, तभी बाहर गलियारे में कई कदमों की आवाज उठी। होटल के कर्मचारी एक एक करके वहां जमा होने लगे। सबसे आगे शांति दीदी थी। उसके पीछे किचन स्टाफ, हाउसकीपिंग, बेलबॉय, ड्राइवर और कुछ सुरक्षा कर्मचारी थे। नितिन ने फोन हाथ में उठाकर कहा, सर अब यह सिर्फ आपका कमरा नहीं है, पूरी स्टाफ ने आपकी आवाज सुन ली है। महेंद्र का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी ताकत के सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें वह हमेशा अदृश्य समझता था। देविका ने पेन ड्राइव अपनी मुट्ठी में कस ली। महेंद्र, तुमने मेरे पति को मारा, भवानी सिंह की इज्जत मारी और इस होटल को अपनी जागीर समझा, लेकिन आज यह होटल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। महेंद्र ने झल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है स्टाफ अदालत चला देगा? मेरे पास वकील हैं, पैसा है, मीडिया है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, और मेरे पास वह आदमी है जिसने तुम्हारे कहने पर रिकॉर्ड बदले थे। सबने मुड़कर देखा। होटल का पुराना अकाउंटेंट रमेश माथुर कांपते हुए आगे आया। वह 8 साल से रिटायर होकर घर बैठा था, मगर आज नितिन ने उसे फोन कर बुलाया था। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। रमेश ने देविका की ओर देखकर कहा, मैडम मैं डर गया था। महेंद्र साहब ने कहा था, अगर सच बोला तो मेरे बेटे का लोन रुकवा देंगे। मैंने आग वाली रात के बिल, कैमरा सर्विस और फर्जी पेमेंट के कागज छिपाकर रखे थे। मैं पापी हूं, पर आज मरने से पहले सच कहने आया। इस सहा महेंद्र चीखा, चुप रहो, लेकिन अब आवाजें उससे बड़ी हो चुकी थीं। नितिन ने पुलिस को लाइव लोकेशन भेज दी थी। मीडिया जिसे महेंद्र ने स्कैंडल दिखाने बुलाया था, वही अब होटल के बाहर खड़ी थी। महेंद्र ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने देविका की ओर देखकर कहा, भाभी सोच लीजिए, नाम आपका भी खराब होगा। देविका ने सीधी आंखों से जवाब दिया, नाम उस औरत का खराब नहीं होता जो सच बोलती है। नाम उस घर का खराब होता है जहां भाई के नाम पर कातिल पाला जाता है। यह सुनते ही स्टाफ के बीच धीमी आवाजों में हलचल उठी। आरव ने पहली बार देविका को सिर्फ मालकिन नहीं, एक घायल मगर जागी हुई इंसान के रूप में देखा। कुछ ही मिनट में पुलिस पुराने विंग में पहुंच गई। महेंद्र ने अपने संबंधों का नाम लिया, बड़े अफसरों की धमकी दी, मगर रिकॉर्डिंग चिट्ठी, पेन ड्राइव, सर्विस लॉग और अकाउंटेंट की डायरी ने उसकी आवाज छोटी कर दी। उसे हथकड़ी लगी तो उसने देविका को घूरकर कहा, तुम अकेली रह जाओगी? देविका ने शांत होकर कहा, मैं 8 साल से अकेली थी, आज पहली बार मेरे साथ सच खड़ा है। यह सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसके भीतर का वह बच्चा जिसने मोहल्ले में अपने पिता को चोर कहलाते सुना था, पहली बार सांस ले पा रहा था। कमरे 707 की राख से 2 जिंदगियां बाहर निकल रही थीं। सुबह तक पूरा जयपुर जाग चुका था। पहले जो तस्वीरें एक विधवा और वेटर के स्कैंडल के नाम पर भेजी जानी थीं, अब उन्हीं कैमरों में महेंद्र की गिरफ्तारी कैद थी। मीडिया चैनलों पर खबर चल रही थी कि रायचंद होटल्स के पुराने अग्निकांड में नया खुलासा हुआ है। देविका ने कैमरों के सामने सिर्फ एक वाक्य कहा, एक गरीब वेटर
ने मेरी इज्जत नहीं मेरी आंखें बचाई हैं। आरव पीछे खड़ा था, सिर झुकाए। रिपोर्टरों ने उससे सवाल पूछे। आपको देविका मैडम ने सच में 1 लाख रुपए दिए थे? आरव ने कैमरे की ओर देखा और कहा, उन्होंने मुझे पैसे की पेशकश की थी क्योंकि उन्हें लगा दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है। मैंने मना किया क्योंकि मेरी दुनिया मां की सीख से चलती है। यह बयान आग की तरह फैल गया। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि एक वेटर ने करोड़पति विधवा को बचाया। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने गंदी बातें भी की। लेकिन अब देविका भागी नहीं। उसने उसी दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई। कई डायरेक्टर परेशान थे क्योंकि महेंद्र उनके लिए भी सौदे करवाता था। उन्हें डर था कि सच बाहर आया तो शेयर गिरेंगे। बोर्ड रूम में देविका सफेद साड़ी में, नहीं गहरे नीले सूट में आई। उसके चेहरे पर थकान थी मगर आंखों में नया फैसला था। उसने टेबल पर आर्यन की चिट्ठी रखी, फिर आरव को अंदर बुलाया। सब हैरान रह गए। एक डायरेक्टर ने कहा, मैडम यह स्टाफ है। बोर्ड मीटिंग में देविका ने ठंडे स्वर में कहा, आज यह स्टाफ नहीं, इस होटल का सबसे बड़ा गवाह है। आरव असहज था। महंगे सूट पहने लोगों की नजरें उसे चुभ रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैडम मुझे यहां नहीं होना चाहिए। देविका ने जवाब दिया, तुम्हें यहां होना ही चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को दोषी बनाया वे इसी मेज पर बैठे थे या इसी मेज से डरते थे। एक बुजुर्ग डायरेक्टर ने खांसते हुए कहा, देविका हमें भावनाओं से ऊपर उठकर कारोबार बचाना होगा। देविका ने उनकी ओर देखा। कारोबार झूठ पर नहीं बचता सर, झूठ पर बस कुछ लोग अमीर होते हैं। फिर उसने घोषणा की कि रायचंद होटल्स आग कांड की स्वतंत्र जांच करवाएगा, भवानी सिंह के परिवार से सार्वजनिक माफी मांगेगा और मजदूर कल्याण फंड बनाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सदस्य ने ताना मारा, एक वेटर के लिए करोड़ों का फंड? देविका ने मुस्कुराए बिना कहा, नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनकी मेहनत पर हमने महल बनाए और जिनकी आवाज हमने कभी सुनी नहीं। आरव ने पहली बार उस बोर्डरूम को देखा जहां शायद उसके पिता की बर्बादी पर हस्ताक्षर हुए थे। आज वहीं इंसाफ की पहली लकीर खींच रही थी। मीटिंग के बाद देविका ने आरव को अपने केबिन में बुलाया। उसने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। आरव पीछे हट गया। मैंने कहा था मैं उस रात की कीमत नहीं लूंगा। देविका ने धीमे से कहा, यह कीमत नहीं तुम्हारे पिता की बकाया, सैलरी, मुआवजा और हमारे अपराध की शुरुआत है। इसे दान मत समझना, यह तुम्हारा हक है। आरव की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभरा। हक 8 साल पहले चाहिए था जब मेरी मां लोगों के घर बर्तन मांज रही थी। हक तब चाहिए था जब मेरी बहन फीस न भर पाने से स्कूल से निकाली गई। अब चेक से मेरे पिता की इज्जत वापस नहीं आएगी। देविका ने सिर झुका लिया। यह सच था और वह इससे बच नहीं सकती थी। उसने चेक वापस नहीं लिया, बस मेज पर रख दिया और कहा, मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश नहीं कर रही आरव। शायद मैं देर से सीख रही हूं कि इंसाफ सिर्फ पैसा नहीं, स्वीकार भी मांगता है। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन मुझे सुधारने से मत रोकना। आरव कुछ कह नहीं पाया। पहली बार अमीर मालकिन क्षमा मांग रही थी, आदेश नहीं दे रही थी। आरव उसी दिन छुट्टी लेकर अपने घर गया। उसका घर जयपुर के पुराने इलाके की तंग गली में था। मां कावेरी देवी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी सब्जी काट रही थी। बहन मीरा सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। टीवी पर खबर चल रही थी। जैसे ही आरव अंदर आया, मां की आंखें भर आईं। तेरे बाबूजी चोर नहीं थे ना? बस इतना कहकर वह रो पड़ी। आरव मां के पैरों में बैठ गया। उसने उनके हाथ पकड़े और बोला, नहीं मां, बाबूजी चोर नहीं थे। झूठ ने उन्हें चोर बनाया था। उस छोटे से कमरे में पहली बार वर्षों पुरानी घुटन टूट गई। मीरा ने दीवार पर टंगी पिता की धुंधली फोटो साफ की। फोटो में भवानी सिंह की मुस्कान जैसे आज लौट आई थी। उसी शाम देविका बिना किसी मीडिया गाड़ी के काफिले या सिक्योरिटी दिखावे के आरव के घर पहुंची। गली के लोग हैरान होकर खिड़कियों से झांकने लगे। करोड़पति विधवा उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी जहां कभी उसकी कंपनी की वजह से भूख आई थी। उसने अंदर आते ही कावेरी देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। कावेरी देवी खड़ी होने लगीं, पर देविका ने झुककर उनके पैर छू लिए। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा।
आपने मेरे पति को नहीं मारा, लेकिन मेरी चुप्पी ने आपके पति की इज्जत मार दी। मैं उस समय दुख में थी, पर दुख किसी और का दर्द न देखने का बहाना नहीं हो सकता। कावेरी देवी ने कांपते हाथ से उसका सिर छुआ। आरव यह दृश्य देखकर स्तब्ध था। उसे उम्मीद थी देविका आएगी तो औपचारिक बात करेगी, शायद कागज देगी, मगर वह सच में टूटकर आई थी। कावेरी देवी ने धीरे से कहा, बेटी, गरीबों के पास बहुत कुछ नहीं होता, बस नाम होता है। वह भी चला जाए तो आदमी जिंदा होकर भी मर जाता है। देविका ने जवाब दिया, मैं वह नाम लौटाऊंगी, सार्वजनिक रूप से। आपके पति के नाम पर होटल की सुरक्षा ट्रेनिंग अकादमी बनेगी। हर कर्मचारी को बीमा, परिवार सहायता और कानूनी मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके घर की दहलीज पर स्वीकार करती हूं कि हमने अन्याय किया। आरव की आंखों में पहली बार उसके लिए कठोरता थोड़ी ढीली पड़ी, मगर कहानी इतनी सरल नहीं थी। महेंद्र जेल में था, लेकिन उसके लोग बाहर थे। अगली सुबह अखबार के एक छोटे कॉलम में खबर छपी कि देविका रायचंद ने अपने वेटर को करोड़ों देने का फैसला किया है। खबर का अंदाज गंदा था। सोशल मीडिया पर फिर बातें शुरू हुईं। महेंद्र का जाल टूट रहा था, मगर उसकी बदनामी की मशीन अभी जिंदा थी। देविका को सलाह दी गई कि वह आरव और उसके परिवार से दूरी बनाए। पीआर टीम ने कहा, मैडम, लोग गलत समझेंगे। आप विधवा हैं, वह जवान आदमी है, समाज कहानी बना देगा। देविका ने शांत स्वर में पूछा, समाज ने सही कहानी कब सुनी है? अगर मैं सच से दूरी बनाऊंगी तो झूठ फिर जीत जाएगा। आरव ने भी यह खबर देखी। उसे लगा कि उसकी वजह से देविका की बदनामी हो रही है। उसने होटल से इस्तीफा देने का फैसला किया। वह एचआर ऑफिस गया और पत्र जमा कर दिया। जब देविका को पता चला तो उसने उसे पुराने बगीचे में बुलाया, जहां आर्यन ने कभी पहला होटल डिजाइन किया था। देविका ने पूछा, भाग रहे हो? आरव ने कठोर स्वर में कहा, बच रहा हूं। आपकी इज्जत भी, मेरी मां की शांति भी। देविका ने कहा, इज्जत झूठ से नहीं बचती। आरव बोला, आप अमीर हैं, आपका नाम बड़ा है, लोग कुछ दिन बोलेंगे और चुप हो जाएंगे, मगर मेरी बहन की शादी, मेरी मां का मोहल्ला, सब जल जाएगा। देविका ने उसके डर को हल्के में नहीं लिया। वह समझती थी कि बदनामी अमीरों के लिए खबर होती है, गरीबों के लिए जिंदगी। उसने नरमी से कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, महेंद्र ने तुम्हारे पिता को इसलिए हराया था क्योंकि वे अकेले थे। इस बार अकेले मत होना। आरव ने इस्तीफा वापस नहीं लिया, मगर गया भी नहीं। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी। उसी रात वह पुराने स्टाफ रजिस्टर, सीसीटीवी बैकअप और किचन एंट्री रिकॉर्ड देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि पेन ड्राइव में सिर्फ महेंद्र का अपराध नहीं, होटल के कई बड़े लोगों की मिलीभगत छिपी हो सकती है। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रही थी। दूसरी तरफ देविका अपने कमरे में आर्यन की चिट्ठी बार बार पढ़ती रही। उसे एक पंक्ति अटक गई थी, देवी, अगर मैं न रहूं तो इस होटल को उन लोगों से बचाना जो उसे इमारत समझेंगे, परिवार नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि आर्यन सिर्फ पति नहीं, एक विचार छोड़ गया था, और वह 8 साल तक उस विचार की आधी रखवाली करती रही। तीसरे दिन पुलिस ने पेन ड्राइव का डेटा निकाला। उसमें एक छोटा वीडियो था। आग लगने से 20 मिनट पहले महेंद्र कमरे 707 में एक काला बैग रखता दिख रहा था। उसके साथ होटल का तत्कालीन तकनीकी प्रमुख दीपक था, जो अब दुबई में नौकरी कर रहा था। वीडियो धुंधला था पर पहचानने लायक था। महेंद्र के वकीलों ने दावा किया कि वीडियो एडिटेड है। मीडिया में बहस शुरू हो गई। कुछ चैनल देविका को बहादुर बता रहे थे, कुछ उसे पब्लिसिटी की भूखी विधवा कह रहे थे। आरव ने देखा कि उसकी मां फिर टीवी बंद करने लगी है। वह समझ गया कि सच सामने लाना आसान है, सच को टिकाना मुश्किल। इसी बीच मीरा कॉलेज से रोती हुई लौटी। किसी ने उसके फोन पर गंदे मैसेज भेजे थे। लिखा था कि उसका भाई मालकिन के पैसे पर पल रहा है। आरव का खून खौल उठा। उसने पहली बार देविका को फोन किया और गुस्से में कहा, आपने कहा था साथ खड़ा होना, मगर आपका सच हमारी औरतों तक जहर बनकर पहुंच रहा है। देविका चुप रही। उसने बचाव नहीं किया। उसने सिर्फ पूछा, मीरा अभी कहां है? आरव ने कहा, घर पर। देविका बोली, मैं आ रही हूं,
मगर इस बार अकेली नहीं। 1 घंटे बाद वह महिला वकील, साइबर सेल में शिकायत लिखने वाले सलाहकार और होटल की 2 वरिष्ठ महिला कर्मचारियों के साथ आरव के घर पहुंची। देविका ने मीरा से कहा, बेटा, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ फैलाते हैं, तुम्हें नहीं। मीरा ने रोते हुए पूछा, लेकिन लोग रुकेंगे कैसे? देविका ने जवाब दिया, कानून से कुछ रुकेंगे, सच से कुछ और तुम्हारी पढ़ाई से बाकी। तुम जितनी आगे जाओगी उतने लोग पीछे रह जाएंगे। यह बात मीरा के भीतर दिया बनकर जल गई। उस दिन देविका ने समझा कि न्याय अदालत की तारीखों से बड़ा होता है। उसने होटल के सभी कर्मचारियों के परिवारों के लिए कानूनी सहायता हेल्पलाइन शुरू की। कुछ लोगों ने कहा यह भावुक फैसला है। उसने जवाब दिया, भावना नहीं होगी तो कंपनी कब्रिस्तान बना जाएगी। आरव ने पहली बार उसके फैसले में सिर्फ पश्चाताप नहीं, नेतृत्व देखा। फिर भी दोनों के बीच दूरी बनी रही। आरव उसे मैडम कहता, देविका उसे आरव जी कहती। दोनों के बीच कोई सस्ता रोमांस नहीं था, ना अचानक मोहब्बत, बस एक अजीब भरोसा था जो दर्द, अपराधबोध और साझा सच से धीरे धीरे बन रहा था। कभी कभी भरोसा प्यार से ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक होता है। मुकदमे की पहली बड़ी सुनवाई से एक रात पहले देविका को एक अनजान लिफाफा मिला। उसमें आर्यन की एक और फोटो थी। पीछे लिखा था, सच अदालत तक पहुंचा तो अगली आग घर में लगेगी। देविका ने डरकर फोटो मोड़ दी। उसी समय आरव होटल के बाहर ड्यूटी पर था। उसने देखा कि एक काली बाइक तेजी से निकल रही है। आरव ने नंबर नोट किया और सिक्योरिटी रिकॉर्ड चेक किया। बाइक महेंद्र के पुराने ड्राइवर इमरान के नाम पर थी। इमरान कभी भवानी सिंह के साथ काम करता था, फिर अचानक गायब हो गया था। आरव ने नितिन की मदद से उसे पुराने बस अड्डे के पास ढूंढा। इमरान शराबी हालत में था, पर उसके चेहरे पर डर साफ था। पहले वह कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। आरव ने उसके सामने पिता की फोटो रखी और कहा, मेरे बाबूजी ने तुझे भाई माना था, तूने उनके नाम पर झूठ बोलने दिया। इमरान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने आग नहीं लगाई बेटा, मगर आग से पहले महेंद्र साहब को गैस लाइन बंद करते देखा था। फिर मुझे शहर छोड़ने को पैसे दिए गए। आरव ने पूछा, तू अदालत में बोलेगा? इमरान पीछे हट गया। मेरे 2 बच्चे हैं। आरव ने कड़वाहट से कहा, मेरे भी पिता थे। यह वाक्य इमरान के दिल पर लगा। उसने तुरंत हाँ नहीं कहा, मगर जाते जाते एक नाम बताया, दीपक अभी दुबई में नहीं है, वह गुरुग्राम में छिपा है। महेंद्र ने उसे भी धोखा दिया। देविका और आरव ने बिना शोर किए गुरुग्राम का पता निकलवाया। वहां एक छोटे अपार्टमेंट में दीपक मिला। वह पहले इनकार करता रहा। फिर देविका ने उसके सामने आर्यन की चिट्ठी रखी। दीपक टूट गया। उसने बताया कि महेंद्र ने उसे सिस्टम बंद करने को कहा था, यह कहकर कि सिर्फ बीमा क्लेम का खेल है। उसे नहीं पता था कि आर्यन कमरे में होगा। मैं कातिल नहीं बनना चाहता था, दीपक रोते हुए बोला। देविका ने कठोर होकर कहा, लेकिन चुप रहकर तुमने कातिल को 8 साल दिए। दीपक ने सिर झुका लिया और अपने लैपटॉप से असली सिस्टम लॉग निकाला। उसमें साफ था कि आग से पहले अलार्म बंद नहीं, बल्कि मैनुअली ओवरराइड किया गया था। ओवरराइड कोड महेंद्र के निजी एक्सेस से चला था। अब केस मजबूत था, मगर महेंद्र भी आखिरी चाल चलने वाला था। सुनवाई वाले दिन अदालत के बाहर भीड़ थी। मीडिया, कर्मचारी, रायचंद परिवार के लोग सब मौजूद थे। आरव अपनी मां को लेकर आया। कावेरी देवी ने पहली बार अदालत की सीढ़ियों पर पति की फोटो पकड़ी। वह कांप रही थीं, पर उनकी आंखों में अब शर्म नहीं, प्रतीक्षा थी। देविका के अपने रिश्तेदार उससे दूर खड़े थे। किसी ने धीमे से कहा, घर की बात घर में रहती तो बेहतर था। देविका ने मुड़कर जवाब दिया, जिस घर में हत्या छिपे वह घर नहीं, अंधेरा होता है। उनके चेहरे झुक गए। आरव ने दूर से यह देखा और समझ गया कि अमीर घरों की दीवारें भी डर से बनी होती हैं। अदालत में महेंद्र के वकील ने देविका पर चरित्रहीनता का संकेत देने की कोशिश की। उसने पूछा कि घटना वाली रात वह एक वेटर को कमरे में क्यों ले गई थी। कोर्ट में फुसफुसाहट हुई। देविका ने सीधे जज की ओर देखकर कहा, क्योंकि मेरे परिवार के शिक्षित, अमीर और सम्मानित पुरुष मुझे जहर देकर साइन करवाना चाहते थे, और उस
रात एक गरीब वेटर ही इंसान निकला। यह जवाब अदालत में हथौड़े की तरह गिरा। आरव की मां ने आंचल से आंख पोंछी। वकील चुप हुआ, मगर महेंद्र मुस्कुराता रहा। उसे लगा चरित्र पर दाग लगाकर वह मामला कमजोर कर देगा। तभी अभियोजन ने रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे 707 में महेंद्र की आवाज गूंजी। सुबह खबर चलेगी कि विधवा मालकिन अपने वेटर के साथ पकड़ी गई। अब फुसफुसाहट आक्रोश में बदल गई। फिर दीपक का सिस्टम लॉग आया, शांति दीदी का सर्विस लॉग, रमेश माथुर की डायरी और आखिर में इमरान की गवाही। इमरान रोते हुए बोला, भवानी सिंह निर्दोष थे। उन्होंने अलार्म बजाया था। अगर उन्हें रोका न जाता तो आर्यन साहब बच सकते थे। कावेरी देवी यह सुनकर फूट पड़ी। अदालत में कई लोगों की आंखें नम हो गईं। देविका ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा, फिर अपना सिर झुका लिया। यह सिर्फ अपराध का खुलासा नहीं था, यह उस समाज का आईना था जो अमीर के झूठ को दस्तावेज मान लेता है और गरीब के सच में आईना था को बहाना। सुनवाई कई हफ्तों तक चली। महेंद्र ने हर रास्ता आजमाया, बीमारी, दबाव, रिश्ता, पैसा, मीडिया, लेकिन इस बार सच अकेला नहीं था। कर्मचारी यूनियन ने बयान दिया, पुराने स्टाफ ने गवाही दी, रायचंद होटल्स के कुछ युवा डायरेक्टर्स देविका के साथ आ गए। धीरे धीरे साम्राज्य की हवा बदलने लगी। एक शाम देविका होटल की छत पर खड़ी थी। नीचे जयपुर की रोशनी बिछी थी। आरव वहां आया और बोला, मैडम, फैसला आने में वक्त लगेगा, आप थक जाएंगी। देविका ने कहा, मैं थक चुकी थी आरव, अब तो बस चलना सीखा है। वह मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। आरव ने बहुत देर बाद कहा, मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा आप भी बाकी अमीरों जैसी हैं, जिन्हें गरीब सिर्फ जरूरत के वक्त याद आता है। देविका ने उसकी ओर देखा, शायद मैं वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे आईना दिखा दिया। दोनों के बीच चुप्पी रही, मगर वह चुप्पी बोझ नहीं थी। आरव बोला, उस रात जब आपने कहा, मेरे साथ चलो 1 लाख दूंगी, मुझे लगा आपने मेरी गरीबी पर हाथ रखा है। देविका की आंखें भर आईं और मुझे लगा अगर पैसे का नाम न लूं तो तुम मेरी बात को गंभीर नहीं लोगे। हम दोनों ने एक दूसरे को गलत दुनिया की भाषा में समझा। यह उनका पहला सच्चा संवाद था। कुछ महीने बाद अदालत का फैसला आया। महेंद्र को आर्यन की मौत की साजिश, सबूत मिटाने और भवानी सिंह को झूठा फंसाने में दोषी ठहराया गया। सजा सुनते ही वह चीखा कि सबने उसे धोखा दिया। देविका ने शांत होकर कहा, धोखा वह नहीं होता जब लोग सच बोलते हैं, धोखा वह होता है जब भाई आग लगाता है और राख पर रोता है। कावेरी देवी ने अदालत के बाहर पति की फोटो माथे से लगाई। आरव ने उनके कंधे थामे। मीरा ने धीमे से कहा, अब बाबूजी का नाम साफ हो गया। आरव ने जवाब दिया, नाम साफ नहीं हुआ, वापस आया है। उसी पल देविका उनके पास आई और कावेरी देवी के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। कावेरी देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने देर की पर मुंह नहीं मोड़ा। गरीब के लिए इतना भी बहुत होता है। देविका रो पड़ी। 8 साल बाद वह खुलेआम रो रही थी, कैमरों के सामने, कर्मचारियों के सामने, दुनिया के सामने। इस बार उसके आंसू कमजोरी नहीं थे, वे बंद कमरे 707 की आखिरी राख धो रहे थे। फैसले के बाद रायचंद होटल्स में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। पुराने विंग को गिराया नहीं गया। देविका ने उसे स्मृति और प्रशिक्षण केंद्र में बदलने का निर्णय लिया। कमरे 707 को सील नहीं रखा गया, बल्कि वहां एक छोटी दीवार बनाई गई जिस पर लिखा गया, यहां सच देर से आया पर आया जरूर। भवानी सिंह सुरक्षा अकादमी शुरू हुई। उसमें गरीब परिवारों के बच्चों को होटल सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी और ईमानदार सेवा की ट्रेनिंग दी जाने लगी। कावेरी देवी को उद्घाटन में बुलाया गया। मंच पर जाते हुए उनके पैर कांप रहे थे। देविका ने उनका हाथ पकड़ा। आरव पीछे खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर आज झुकाव नहीं, गर्व था। देविका ने भाषण में कहा, हमने लंबे समय तक सोचा कि होटल को संगमरमर, झूमर और मेहमानों की रेटिंग से महान बनाया जाता है, लेकिन आज मैं मानती हूं कि होटल को वे लोग महान बनाते हैं जिनके नाम अक्सर बिल में नहीं लिखे जाते। भवानी सिंह उन नामों में से एक थे। तालियां गूंजी। कावेरी देवी ने माइक पकड़ा और बस इतना कहा,
मेरे पति गरीब थे पर बेईमान नहीं थे। आज मेरी नींद लौट आई। यह सुनकर पूरा हॉल खड़ा हो गया। मीरा रो रही थी। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन पिता से कहा, बाबूजी, आपने हार नहीं मानी थी, हम बस देर से समझे। देविका ने आरव को होटल में वापस आने का प्रस्ताव दिया, मगर वेटर के रूप में नहीं। उसने कहा, तुम्हें कर्मचारी अधिकार और सुरक्षा विभाग का प्रमुख बनना चाहिए। तुम्हें इस व्यवस्था की चोट पता है। आरव ने तुरंत हां नहीं कहा। वह बोला, मैं पढ़ा लिखा हूं, पर इतना बड़ा पद। देविका ने उत्तर दिया, घाव से बड़ी डिग्री कोई नहीं होती अगर इंसान उससे सीख ले। आरव ने शर्त रखी कि वह काम करेगा, पर किसी विशेष कृपा के नाम पर नहीं। उसे ट्रेनिंग, प्रोबेशन और टीम की स्वीकृति चाहिए। देविका ने मुस्कुराकर कहा, यही वजह है कि तुम इस पद के लायक हो। धीरे धीरे आरव ने अपने भीतर की कड़वाहट को काम में बदलना शुरू किया। वह कर्मचारियों की शिकायतें सुनता, सुरक्षा ड्रिल करवाता और हर नए कर्मचारी से कहता, गरीबी शर्म नहीं, चोरी शर्म है। मीरा को देविका ने छात्रवृत्ति दी, पर इस बार आरव ने उसे दान नहीं माना। वह आधिकारिक कर्मचारी परिवार शिक्षा योजना का हिस्सा था, जिसमें सैकड़ों बच्चों को लाभ मिला। मीरा ने होटल मैनेजमेंट पढ़ना चुना। उसने कहा, मैं उसी दुनिया में जाऊंगी जहां मेरे भाई को नीचा दिखाया गया था, और वहीं सिर ऊंचा करके खड़ी होंगी। देविका भी बदल रही थी। वह अब कर्मचारियों को सिर्फ रिपोर्ट में नहीं देखती थी। वह किचन में जाती, लॉन्ड्री यूनिट देखती, नाइट शिफ्ट वालों से बात करती। कुछ लोग इसे दिखावा समझते रहे, पर वक्त ने साबित किया कि यह पश्चाताप से जन्मा अनुशासन था। वह जान चुकी थी कि इंसानियत एक दिन का दान नहीं, रोज की जिम्मेदारी है। आरव और देविका के बीच सम्मान का रिश्ता गहरा हुआ। लोग अब भी बातें बनाते थे, मगर इस बार देविका चुप रहकर नहीं टूटती थी और आरव गुस्से में भागता नहीं था। एक दिन आरव ने कहा, लोग अब भी पूछते हैं, उस रात सच में क्या हुआ था? देविका ने शांत होकर कहा, कहे देना, उस रात एक औरत का डर मरा और एक आदमी के पिता की इज्जत जी उठी। साल भर बाद राजमहल पैलेस में फिर वही वर्षगांठ मनाई गई। इस बार हॉल की चमक वैसी ही थी, मगर माहौल अलग था। स्टाफ के लिए अलग प्रवेश नहीं था। पुराने कर्मचारियों को मंच पर सम्मानित किया गया। शांति दीदी को जीवन सेवा सम्मान मिला। नितिन अब किचन सुपरवाइजर था। रमेश माथुर ने सार्वजनिक माफी मांगी और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग जारी रखा। देविका ने मंच से कहा, पिछले साल इसी रात मैंने एक वेटर से कहा था, मेरे साथ चलो 1 लाख दूंगी। लोग समझे मैंने उसकी गरीबी खरीदी। सच यह था कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए इंसानियत को पुकारा था, और वह इंसानियत पैसे लेकर नहीं, सच लेकर मेरे साथ चली। हॉल में सन्नाटा था। हर नजर आरव की ओर मुड़ी। वह मंच पर बुलाया गया। पहले वह झिझका, फिर मां की ओर देखा। कावेरी देवी ने सिर हिलाकर इशारा किया। आरव मंच पर आया। देविका ने उसे माइक दिया। उसने कहा, मैंने उस रात पैसे ठुकराए थे क्योंकि मुझे लगा मेरी इज्जत खतरे में है। आज समझ आया कि कभी कभी इज्जत बचाने के लिए किसी और का डर भी उठाना पड़ता है। तालियां गूंजी, मगर आरव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। यह कहानी मेरी या मैडम की नहीं है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्हें हम यूनिफॉर्म में देखकर नाम भूल जाते हैं। किसी होटल, घर, ऑफिस या फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई गरीब नहीं होती। देविका की आंखें नम थीं। उसने मन ही मन आर्यन को याद किया। अगर वह होता तो शायद गर्व से मुस्कुराता। उसी पल उसे लगा कि विधवा होना अंत नहीं, एक अधूरा अध्याय भी हो सकता है जिसे इंसानियत की स्याही से फिर लिखा जा सकता है। उसने अपने भीतर पहली बार शांति महसूस की। कार्यक्रम के बाद देविका पुराने कमरे 707 के सामने गई। अब वह स्मृति कक्ष था। दीवार पर आर्यन रायचंद और भवानी सिंह दोनों की तस्वीरें लगी थीं। नीचे लिखा था, सच की रक्षा कभी अकेले मत छोड़ो। देविका ने दीप जलाया। आरव अपनी मां और बहन के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ा था। देविका ने आरव से कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पति को बचाने की कोशिश की थी, तुमने मुझे बचाया। शायद कुछ रिश्ते खून से नहीं, अधूरे न्याय से बनते हैं।
आरव ने धीमे से कहा। और कुछ कर्ज पैसे से नहीं, सच को जिंदा रखकर उतरते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसमें प्रेम का शोर नहीं था, पर सम्मान की गरिमा थी। कावेरी देवी ने देविका को अपने पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, बेटी अब रोना कम कर। जिनके लिए तू रोती थी उन्हें इंसाफ मिल गया। अब जिनके लिए जीना है उन्हें देख। देविका ने पहली बार मां जैसे स्पर्श को स्वीकार किया। उसका अपना परिवार टूट चुका था, मगर जीवन उसे नया परिवार दे रहा था। कुछ वर्ष बाद राजमहल पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं रहा, वह देश भर में कर्मचारी सम्मान मॉडल के लिए जाना जाने लगा। भवानी सिंह अकादमी से निकले कई गरीब बच्चे बड़े होटलों में नौकरी करने लगे। मीरा उसी होटल की ट्रेनिंग मैनेजर बनी। शांति दीदी की पोती होटल स्कूल में पढ़ने लगी। नितिन ने अपनी छोटी कैंटीन खोली, जिसे देविका ने नहीं, स्टाफ ने मिलकर सहारा दिया। आरव अब भी साधारण कपड़े पहनता था, बस उसकी चाल बदल गई थी। उसमें अब वेटर वाली झिझक नहीं, एक जिम्मेदार अधिकारी की शांति थी। फिर भी जब कोई नया कर्मचारी गलती करता, वह उसे डांटने से पहले पानी पिलाता। वह कहता, गलती सुधारो, इंसान मत तोड़ो। मैंने देखा है, टूटे हुए इंसान से बड़े हादसे होते हैं। देविका ने अपने पति की याद में अकेलेपन का महल नहीं बनाया, उसने पुराने दुख को काम में बदला। हर वर्ष उसी रात वह कर्मचारियों के परिवारों के साथ भोजन करती। वह हमेशा कहती, जिस रात मेरी सबसे बड़ी बदनामी लिखी जा रही थी, उसी रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मिली। एक दिन एक युवा पत्रकार ने देविका से पूछा, मैडम, क्या आपको उस रात पर पछतावा है? देविका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पछतावा इस बात का है कि मुझे एक ईमानदार आदमी को पहचानने में इतनी देर लगी, मगर शुक्र है कि देर से सही मैंने उसे पहचाना। कभी कभी जिंदगी हमें बचाने के लिए हमारी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देती है। पत्रकार ने आरव से पूछा, आपने 1 लाख क्यों नहीं लिए? आरव हंस पड़ा, क्योंकि उस रात अगर मैं पैसे ले लेता तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। मैंने पैसे नहीं लिए, इसलिए सच बोलने का हक बचा रहा। गरीब आदमी के पास यही सबसे बड़ी पूंजी होती है कि उसका शब्द बिके नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर बार जब राजमहल पैलेस के नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती, उन्हें पहले कमरे 707 में ले जाया जाता। वहां उन्हें आग से बचने की तकनीक से पहले एक बात सिखाई जाती। सिस्टम फेल हो सकता है, मालिक गलत हो सकता है, दस्तावेज झूठ बोल सकते हैं, मगर अगर इंसान सच बोलने की हिम्मत कर ले तो पूरी इमारत बच सकती है। तो अब आप खुद से पूछिए, अगर आप उस रात उस हॉल में होते और एक करोड़पति विधवा किसी गरीब वेटर से कहती, मेरे साथ चलो 1 लाख दूंगी, तो क्या आप भी बाकी लोगों की तरह हंसते, वीडियो बनाते और चरित्र पर सवाल उठाते, या एक पल रुककर सोचते कि शायद किसी की जान, इज्जत और सच एक गलत समझे गए वाक्य में फंसा है? अगर आप आरव की जगह होते, गरीब अपमानित सबकी नजरों के सामने खड़े, तो क्या अपनी इज्जत के डर से मुंह मोड़ लेते, या उस औरत की कांपती आंखों में छिपा खतरा पढ़ लेते? और अगर आप देविका की जगह होते, दौलत से घिरे मगर भीतर से अकेले, तो क्या सच सामने आने पर गरीबों से माफी मांगने का साहस रखते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब बताएगा कि आप किस दुनिया पर भरोसा करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी गरीब की इज्जत भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी किसी करोड़पति की प्रतिष्ठा, तो इस कहानी को आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक रात, एक फैसला और एक ईमानदार आदमी पूरी दुनिया बदल देता है।